नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्य किस प्रकार सिखाए जाते हैं। एक आम इंसान, जो छोटा बच्चा जो होता है, वो परिवार से कैसे मूल्य सीखता है, फिर प्राइमरी स्कूल में, अपने स्कूल में पीयर ग्रुप से, दोस्तों से, कॉलेज से, समाज से, सोसाइटी से किस प्रकार मूल्यों को सीखता है। इसी कड़ी में आगे हम चल रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे, इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं आज की में, वो है हमारा आचरण, कंडक्ट हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्ट, तो क्या है कंडक्ट, आचरण। आचरण या कंडक्ट, क्या है कंडक्ट, आचरण। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नैतिकता की परिभाषा पढ़ी थी, नैतिक व्यवस्था की परिभाषा पढ़ी थी कि नैतिक व्यवस्था क्या है। तो क्या है नीति शास्त्र, नैतिकता क्या है। नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसे मानव मूल्यों, जिसमें कुछ मानव मूल्य निश्चित किए जाते हैं, कुछ मानव मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और उन मानव मूल्यों के प्रतिमानों का आचरण में पालन जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। आचरण में तो कंडक्ट जो है हम पढ़ेंगे कि आचरण जो है वो क्या होता है। आचरण का जो छोटा रूप है उसको हम क्या कह देते हैं, एक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्शन। और एक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, कर्म कह सकते हैं, कृत्य कह सकते हैं, या हमारे द्वारा किए गई कोई क्रिया हम कह सकते हैं, या हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो एक्शन है। कुछ भी हम करते हैं तो एक्शन हम जब कह रहे हैं कि कर्म है, और कंडक्ट क्या है, एक्शन क्या है, वो हम देख लेते हैं। अब इसमें जब हम देखने वाले हैं एक्शन को या कर्म को, हमारे को कृत्य इसको कह देते हैं, क्रिया इसको हम कह देते हैं, तो ये क्या है। तो एक तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हमारे द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो क्या सभी कार्य नैतिक होते हैं, अनैतिक होते हैं, या नैतिक और अनैतिक के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि केवल हमारे द्वारा ही क्यों। देखिए, जैसे मानव है, सबसे पहले तो आप किसको ले सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के अलावा क्या है, पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं। पशु पक्षियों के अलावा क्या है आपके पास, मशीन है या रोबोट है, और इसके बाद में आपका क्या है, मानव है। तो जब हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो कुछ पेड़ पौधे सामान्य क्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे सूरजमुखी का या छुई मुई का। लेकिन पेड़ पौधे या तो कोई कृत्य करते ही नहीं, या जैसे पेड़ की डाली टूट के गिर गई या और कुछ हो गया, तो पेड़ों के कृत्य जो है वो नैतिकता अनैतिकता की परिधि में नहीं आएंगे। पशु पक्षियों के भी कोई भी कृत्य नैतिक और अनैतिकता की परिधि में नहीं आते हैं, चाहे निरवक्षी क्यों नहीं हो जाए, जानवर कोई भी, ठीक है, उसको भी हम नैतिकता और अनैतिकता की परिधि में नहीं रखेंगे। मशीन और रोबोट कुछ कर दें, जैसे एलेक्सा है आपकी, या गूगल असिस्टेंट है, गाना गा के सुना देता है आपके लिए, एलेक्सा कुछ भी करके बता देती है। अभी तो और एआई जो है वो और ज्यादा विकसित होती जा रही है, तो इनको भी हम एथिक्स की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं। एथिक्स की परिधि में जो है वो इनको भी शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे किया जाता है, मानव को किया जाता है। मानव भी कौन सा मानव, मानव भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो है सामान्य मानव और एक मानव कौन सा है, असामान्य मानव। सामान्य मानव कौन सा है, वो मानव जिसका आईक्यू ठीक लेवल का है। ठीक का मतलब जो मंदबुद्धि नहीं है, मंदबुद्धि से ऊपर का जिसका आईक्यू है, जो अपने सामान्य कार्य कर सकता है। और असामान्य में कौन आएगा, जो कि बिल्कुल ही मंदबुद्धि जो है, उस प्रकार के लोग आएंगे जो जिनमें ये सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है कि
वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो नैतिकता की परिधि में किनके कार्य आएंगे? सामान्य मानव के कार्य आएंगे। जब सामान्य मानव के कार्य आएंगे तो कार्य कौन से कार्य आएंगे? क्या सभी कार्य आएंगे? काम तो सब कितने सारे कर रहा है, तो सभी कार्य आएंगे। क्या ये जो सोचता है, जो विचार है इसके, वो भी आएंगे क्या? जो इसकी जो भावनाएं हैं क्या वो भी आएंगी? तो ये प्रश्न भी उठता है। इसीलिए प्रश्न उठता है और कई बार ये प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है यूपीएससी में भी और पीसीएस परीक्षाओं में भी। क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक और अनैतिक होते हैं या इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं? तो ये प्रश्न जो है वो कई बार उठता है। तो इस प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य के जो कार्य हैं वो सभी नैतिक होते हैं कि अनैतिक होते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि एथिक्स में कोई भी चीज 100% नहीं होती है। एथिक्स में कोई भी चीज क्या नहीं है, 100% या 100%ता पर नहीं है। तो अब यहां पर क्या है कि भाई मैथ की तरह तो हो ही नहीं सकता 100%। तो हम कहते हैं कि कोई भी कार्य हमारा मोरल है यानी कि नैतिक है या इमोरल है। क्या है? इमोरल है। ठीक, मोरल यानी कि नैतिक और इमोरल यानी कि अनैतिक। एक चीज मेरे को याद आ गई, जैसे लोग कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल की मीनिंग लिखेंगे और क्या कहते हैं कि आई एम पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पॉसिबल हूं, मुझे कर सकते हो। अब यहां पे देखो आई एम मोरल, तो ये अनैतिक भी चिल्ला सकता है कि मैं भी मोरल हुई हूं। तो ये तो खैर ठीक है, मोटिवेशन के लिए सिखाया जाता है ये सारी चीजें, बट भाषा की दृष्टि से ये चीजें सही नहीं होती। चलिए, तो मोरल और अमोरल देख लेते हैं। मोरल और इमोरल की नैतिक और अनैतिक है। तो एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई नीति शास्त्र के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में कोई भी चीज 100% ना तो नैतिक होती है ना ही अनैतिक होती है। जब ना तो 100% अनैतिक होती है ना ही 100% अनैतिक होती है, तो फिर क्या होता है? जैसे बहुत सारे अलग अलग क्या है, रिलीजन है। अब प्रत्येक रिलीजन में नैतिकता के दायरे अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक रिलीजन में नैतिकता अलग अलग तरीके की हो सकती है। सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में नैतिकता के पैमाने अपने अपने तरीके से हो सकते हैं। प्रत्येक फैमिली में नैतिकता की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है और इनके अलावा जो है क्या हो सकती हैं आपकी सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम, एक सिचुएशन में वही काम नैतिक हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में वही काम अनैतिक भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में है कोई भी कार्य। जैसे कि हिंसा है, हिंसा सामान्य तौर पे क्या है? अनैतिक है, इमोरल है। पर यदि कोई सैनिक हिंसा कर रहा है, वो भी कहां? बॉर्डर पर, जबकि युद्ध की दशाएं हों, उस समय उसका ये कार्य कैसा कहा जाएगा? मोरल कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहते हुए ये काम कर रहा है तो कैसा हो जाएगा? इमोरल हो जाएगा। तो प्रत्येक परिवार, दशाएं, स्थितियां, सिचुएशंस, कॉन्टेक्स्ट, ये इन सब का गहराई से, सूक्ष्मता से क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। और उसको देखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो नैतिकता या अनैतिक है। उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण से, जैसे पुलिस वाला सेना वाला सुन लिया। जैसे मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, गलियां हैं, सुनसान है, रात को 10-11 बजे जा रहे हो और एक व्यक्ति आ रहा था, पुलिस से भागता भागता आ रहा था।
और आपने उसको कहीं छिपते हुए देख लिया, पुलिस ने आपसे पूछा कि बताओ कहाँ है, आपके अलावा किसी ने नहीं देखा। अब आपने नैतिकता की दृष्टि से ये सोचा चूंकि ये अपराधी था तो पुलिस को बता देना ठीक रहेगा, मेरी मोरल ड्यूटी है, पुलिस को बता दिया, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अब यह कार्य नैतिक है कि अनैतिक है, आपने नहीं बताया होता तो हो सकता है वो बच जाता। एक दूसरा तर्क ये हो सकता है वो बच जाता, लेकिन हो सकता है वो बचने के बाद कुछ और दूसरे अपराध करता, तो वो भी अनैतिक था। लेकिन चूंकि उसकी मृत्यु हो गई, जबकि क्या होना चाहिए था, उसके साथ पूरा न्याय होना चाहिए था, उसको पकड़ा जाना चाहिए था पुलिस द्वारा, बाकायदा कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, उसको न्याय का पूरा मौका मिलना चाहिए था, सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिला, भले ही वो कितना बड़ा अपराधी हो। तो नैतिकता और अनैतिकता का फैसला करना काफी जटिल हो जाता है, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाता है। इसीलिए एक थ्योरी चलती है, उसको कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म। उसको क्या कहते हैं? मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म यानी कि नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत। नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत, नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत यही कहता है कि भाई कोई भी चीज मोरल है, इमोरल है, तो 100% हम नहीं कहेंगे कि कोई भी चीज मोरल है कि इमोरल है। हम किसके आधार पर कहेंगे? इनकी सारी बहुत सारी परिस्थितियों को हम देखेंगे और उन सारी परिस्थितियों के आधार पर हम कहेंगे। हम कहेंगे कि भाई नैतिकता का मापदंड कोई एक सार्वभौमिक मापदंड नैतिकता का है नहीं, बल्कि ये विभिन्न परिस्थितियों से आता है, विभिन्न धर्मों से आता है, विभिन्न रिलीजन से आता है, विभिन्न सोसाइटीज से आता है और कई सारे सामाजिक संदर्भों पर, परिस्थितियों पर, उन दशाओं पर, जिन दशाओं में कोई कृत्य हुआ है, जिन दशाओं में कोई कृत्य किया गया है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में क्या है ना, ये सारी की सारी चीज देखिए, दर्शन की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, फिलॉसफी की दृष्टि से यदि हम देखें, तो जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहां भी थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि जैसे थ्योरी जो है, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग फिलोसफर्स क्या कहते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, एक होती है डीओंटोलॉजी, एक क्या होती है? डीओंटोलॉजी, एक क्या होती है? टीलियोलॉजी। ठीक है, और एक होता है वर्च्यू, एथिक्स, या खाली वर्च्यू कर ले कह लो। तो डीओंटोलॉजी, तो डीओंटोलॉजी के समर्थक जो लोग होते हैं उनमें किसका नाम आता है? इमैनुअल कांट का नाम आता है, ठीक है, भगवत गीता का नाम आता है। तो इनको हम क्या कह देते हैं? एक तरीके से हिंदी में परिणाम निरपेक्षवादी कह देते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, यानी कि हम किस पे ध्यान देंगे? नियम पे ध्यान देंगे, रूल पे ध्यान देंगे। हम नैतिक नियम बनाएंगे और प्रत्येक से एक बात कहेंगे कि हर एक को क्या करना है? रूल्स फॉलो करना है। इमैनुअल कांट कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक लिखी थी क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। तो 2 किताब बुक्स इन्होंने लिखी, दोनों में ज्ञान की, व्यवहार की, बहुत सारी चीजों पर चर्चा की। प्रैक्टिकल वाले में उन्होंने नैतिकता पे चर्चा की। तो नियम की बात ये कहते हैं, गीता भी हमारी क्या कहती है कि भाई नियम करो, नियम पे फॉलो करना है आपको। एक होते हैं टीलियोलॉजी, ये कहते हैं परिणाम पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? परिणाम पे फोकस करो। परिणाम पे फोकस करेंगे तो इसमें कौन आएगा? जेरेमी बेंथम आ जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाएगा, हमारे कौटिल्य को भी इसी दृष्टि में रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे लोगों को क्या कहते हैं? उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन भी कह देते हैं, उपयोगितावादी। जो उपयोगितावादी होगा वो क्या हो जाएगा? सुखवादी भी होता है, वो कहीं ना कहीं कैसा भी हो जाता है? सुखवादी भी हो जाता है। और ये जो सुखवादी लोग जो होंगे, इनमें से कुछ लोग क्या कहेंगे? सुखों में अंतर नहीं मानेंगे। सुखों में अंतर नहीं मानने का मतलब क्या है? कि जैसे 2 सुख हैं,
एक सुख है वीडियो गेम खेलने का, गेम खेलने का। दूसरा सुख है प्रोग्रामिंग करने का या कुछ अच्छी बुक पढ़ने का। तो क्या दोनों सुखों में अंतर है या दोनों सुख बराबर कोटि के हैं? तो कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं बराबर कोटि के हैं। कुछ गुणों में क्या मान लेंगे, सुखों में अंतर मान लेंगे कि भाई क्वालिटी का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है, मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर सुखों में मानते हैं। ये हम टॉपिक नंबर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ केवल एक में बात बता रहा हूं। तो ये लोग किस पे ध्यान देंगे, परिणाम पे, कि परिणाम नैतिक होना चाहिए। काम हमारा नैतिक है अनैतिक कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट नैतिक होना चाहिए। जैसे वो एक जोक चलता है बहुत सोशल मीडिया पे, भाई कोई बच्चे थे डूब रहे थे, सब लोग देख रहे थे, पुल पे खड़े खड़े नदी में डूब रहे थे, एक बच्चा डूब रहा था या 2 बच्चे डूब रहे थे। एक व्यक्ति गया, वो शायद किसी अक्षय कुमार की मूवी में भी ये सीन है ना। तो एक व्यक्ति गया और बच्चों को बचा के लेके आ गया, वो हीरो हो गया, सब उसका पूछ रहे हैं, अरे यार क्या महान है, सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं। और वो गुस्से में क्या कह रहा है, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। यानी कि उसकी नैतिकता का करने की कोई इच्छा नहीं थी, उसका कोई काम, लेकिन उसका रिजल्ट नैतिक आ गया। तो ये लोग क्या कहेंगे कि ये नैतिक काम है। लेकिन चूंकि वो काम तुक्के से हुआ है, उसकी इच्छा तो थी नहीं, उसका इंटेंशन तो थी नहीं ना, वो काम तो करना ही नहीं चाहता था। और जब वो काम नहीं करना चाहता था तो हम कैसे मान लें कि भाई वो नैतिक था या नैतिक था, उसकी इच्छा ही नहीं थी। तो एक ये है, एक जो दूसरी चीज जो आती है इसी में, और वो क्या आती है आपकी वर्च्यू एथिक्स की बात आती है। किसकी बात आती है, आपके वर्च्यू एथिक्स की बात आती है। तो वर्च्यू क्या होता है, इसको कहते हैं सद्गुण। इसको क्या कहते हैं, सद्गुण। ये वही सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी जी को भी इसमें शामिल कर लो। ये सारे लोग क्या कहेंगे कि जैसे भाई किसी व्यक्ति को साहसी बनाना है, तो कैसे बनेगा कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति में साहस का मूल्य कैसे आएगा, कि भाई कोई व्यक्ति साहसी नहीं होता। तो धीरे धीरे क्या करना होता है, जब भी कठिन परिस्थितियां आए इसका अभ्यास करो, साहसी बनने की कोशिश करो, हमेशा ही साहस प्रदर्शित करो 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 करो। ऐसे ही बहुत लंबे समय तक यदि आप साहस का प्रदर्शन करते रहोगे तो आपके अंदर जो साहस का जो गुण है वो ऑटोमेटिक समा जाएगा। और इसी को वो क्या कहते हैं, सद्गुण कहते हैं, कि जब किसी भी काम के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली वो आपके अंदर समा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा न्यायप्रिय बनना चाहता है, तो हर परिस्थिति में न्याय करता है, हर परिस्थिति में करते करते एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसके अंदर ये गुण इतना ज्यादा समा जाएगा कि वो हर परिस्थिति में जस्टिस ही करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, सद्गुण आ जाना। और वो क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति में सद्गुण आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे कार्य कैसे करेगा, नैतिक करेगा, मोरल काम ही करेगा, वो दूसरे काम करेगा ही नहीं। उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, नैतिकता आ जाएगी। ये 3 विचार अपने फिलॉसफी में है, दर्शन में है। पर जब हम यहां पे बात देखते हैं, एक चीज इसको दोबारा से देखते हैं, दोबारा से इसलिए देखते हैं ताकि आप में से कई को लग रहा होगा कि सही बात है यार, रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आ रहा है, और क्या चाहिए यार, रिजल्ट को देखो ना, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। पर यदि हम रिजल्ट पे छोड़ देंगे और प्रत्येक सभी व्यक्तियों से कह देंगे भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम नैतिकता, यहां तो हमने सभी के लिए रूल बना दिया, पूरी सोसाइटी के लिए, सभी सोसाइटी को रूल्स का फॉलो करना है, कंपलसरी कर दिया, उसका रिजल्ट कुछ भी रहे तुमको नहीं देखना, रूल है। जैसे बच्चे डूब रहे थे तो तुम्हारा नियम है, क्या करता है कि बच्चे को बचाना है तो बचाओ। अब बच्चे इस सिचुएशन में नहीं बच पाते वो एक दूसरी बात है, तुमको बचाने का काम है। अब ये क्या कह रहे हैं कि तुक्के से बच गए। पर तुक्के से बचने में एक चीज ये भी है कि देखो, हम जिस समाज में रहते हैं, मानव इतिहास या मानव मतलब 8 अरब से ज्यादा इंसान है इस दुनिया में। आप मेरे को ये बताओ, क्या प्रत्येक व्यक्ति नियम फिक्स कर सकता है क्या अपने हिसाब से? क्या प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता है? देखिए, सोसाइटी के बारे में ये आमतौर पर कहा जाता है कि केवल कोई भी सोसाइटी हो, वहां पे केवल 25% लोग ही कैसे होते हैं, औसत आईक्यू से ऊपर के होते हैं। अब ये मत पूछना आईक्यू क्या होती है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, किसी भी व्यक्ति में कितनी बुद्धि हो सकती है, इंटेलिजेंस का मापक है, पैमाना। केवल 25% लोग ही औसत या औसत से ऊपर होते हैं,
बाकी 75% जो सोसाइटी होती है वो कैसी होती है, औसत या औसत से नीचे होती है। केवल 25% लोगों का ही आईक्यू औसत से ऊपर है। इसीलिए आप देखोगे कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, जिनका आईक्यू अच्छा होगा, सोसाइटी उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। क्या कहेंगे, अरे यार ये तो अपनी धुन में रहता है, ये अपने तरीके से ही काम करता है यार। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक काम को क्या कर रहा है, सोच रहा है। वो ये देख रहा है कि यार इसको गुस्सा क्यों आता है, मनुष्य को गुस्सा आता ही क्यों है, मनुष्य को गुस्सा किन परिस्थितियों में आता है, वो ये सोच रहा है। जबकि गुस्से का जवाब क्या होना चाहिए, या तो कोई दूसरा शांत होकर के दे सकता है, या गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकता है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, ये उल्टा सोच रहा है कि यार गुस्सा आता ही क्यों है, किन परिस्थितियों में आता है, गुस्सा आते समय कौन से हार्मोन स्रावित होते होंगे, मस्तिष्क में कौन कौन सी क्रियाएं होती होंगी। जब सबसे पहले बार किसी मनुष्य को गुस्सा आया होगा तो उसने क्या किया होगा, गुस्से को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो इन सारी चीजों पर विचार कर रहा है। इसीलिए जैसे मैरिटल रेप है, आप सामान्य व्यक्ति से किसी से भी पूछोगे ना, जनरल सोसाइटी में जाकर के, लोग हंसेंगे आप पे, पागल है क्या तू, है पत्नी भी रेप का केस लगाएगी, ऐसे तो प्रत्येक हर एक पुरुष जेल में पहुंच जाएगा, हर एक हस्बैंड जेल में पहुंच जाएगा, ऐसे तो क्या गधे बधे हो गए हो क्या, मूर्ख हो गए हो क्या, वो ऐसे कहेंगे। किसी भी आम आदमी व्यक्ति से जाकर के पूछ लो थर्ड जेंडर के बारे में कि भाई क्या किन्नरों को हम अपने घर के आसपास बसा सकते हैं कि नहीं बसने दे सकते, क्या जिस क्लास में किन्नर पढ़ रहा है, किन्नर का बच्चा पढ़ रहा है, क्या हम भी अपने बच्चे बच्चियों को वहां पढ़ने भेजेंगे? हर कोई मना कर देगा, ज्यादातर लोग मना कर देंगे, क्योंकि सोसाइटी की टेंडेंसी वैसी है ना। सोसाइटी का आईक्यू उतने लेवल का नहीं है। जब उनका लेवल उतने आईक्यू का नहीं है, जब वो इतनी सारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, और इसको समझने का और आसान उपाय बताता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी एक अच्छी सी, कोई भी एक एजुकेशनल वीडियो देखिए, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल है, फोटोसिंथेसिस वाली कोई भी एक वीडियो सर्च कीजिए, यूट्यूब पे ही कह रहा हूं मैं, और उस पर क्या देखिए, व्यूज देखिए कितने हैं, क्या देखिए, व्यूज देखिए कितने हैं। अब आपको जनरल जेसीबी की खुदाई का कोई वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए और उसके व्यूज देखिए, दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे ये हो क्या रहा है। और भी उससे अच्छा देखो, कोई और ऐसा टॉपिक देखो जो कि बहुत ही हाई लेवल का कोई टॉपिक हो, मैरिटल रेप ये हो गए, इसके अलावा भी कुछ भी देख लो। जैसे कांट के विचारों को ही सर्च कर लो, गीता के विचारों को ही सर्च कर लो, जो एकेडमिक दृष्टि से पढ़ाए गए हों उनकी बात कर रहा हूं, उनके व्यूज देख लो। और किसी भी जनरल कोई रील के व्यूज देख लेना, कोई फालतू का कोई वीडियो हो उसके व्यूज देख लेना, कोई फालतू के ब्लॉग के व्यूज देख लेना, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको, जमीन आसमान का अंतर। ये क्यों है ये अंतर? तो अंतर होने का एक कारण क्या है कि लोग जो हैं वो सामान्य, कितने व्यक्ति हैं जो पीएचडी करते हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जिनकी नौकरी लग जाती है, कितने आईएएस ऐसे हैं जो नौकरी लगने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, कितने आईपीएस ऐसे हैं, कितने आईआरएस ऐसे हैं। आईआरएस केवल टैक्सेशन के संबंधित बुक्स पढ़ेगा तो पढ़ेगा, वो बहुत मुश्किल है भाई। तो पूरी सोसाइटी वैसी नहीं होती, और जब पूरी सोसाइटी वैसी नहीं होती और हम उनसे कह दें कि तुम ही रूल बनाओ, तो कैसे रूल बनाएंगे भाई? वो तो नैतिकता की ऐसी तैसी करके रख देंगे, उनकी समझ में ही नहीं आएगा क्या नैतिक है, क्या क्या अनैतिक होना चाहिए, क्या अनैतिक होना चाहिए। हर सिचुएशन में। इसीलिए तो आप देखोगे कि मनुष्य को, जो हमारे वेद बने, उपनिषद बने, इन सब में मनुष्य के जीवन को बांट दिया कि भाई 4 आश्रम है, 25 साल तक पढ़ाई करनी है, फिर 25 से 50 तक घर में रहना है, फिर उसके बाद घर से दूरी बनानी है 50 से 75 में, और 75 के बाद तो घर पूरी तरह छोड़ ही देना है। नियम बना दिया कैसे जिंदगी जीनी है, पहले से ही बना दिया कि भाई तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य क्या होने चाहिए, कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, 4 चीजें, इन पे फोकस करो तुम। हर चीज जीवन में 16 संस्कार बना दिए व्यक्ति के, कि ये करना है पैदा होने पे, पैदा होने से पहले ये करना है, पुंसवन करना है, फिर उपनयन करना है, नामकरण करना है, ये करना है, विवाह संस्कार करना है, और फिर अंतिम संस्कार कर देना है। देख रहे हो, विवाह के बाद सीधा अंतिम संस्कार ही होता है। हर चीज फिक्स करके दे दी,
हर छोटी छोटी चीज फिक्स करके दे दी। आज भी मनुष्य क्या है कि हर चीज फिक्स करने के बारे में सोचता है। जैसे अब जैसे दिवाली है, कल दिवाली का त्योहार है, तो क्या है, हर एक व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार कैसे पूजा की जानी चाहिए, कोई बता दो, कोई लिखित किताब मिल जाए। त्योहार पे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, हर किसी को नियम चाहिए। उनसे कहो अपने हिसाब से नियम बना लो, वो नहीं बनाएंगे, वो बना ही नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग नहीं बना सकते, और जो अपने हिसाब से नियम बनाने की कोशिश करते हैं लोग उनको पागल करार दे देते हैं। जैसे ब्रूनो को जला दिया गया, कोपरनिकस को माफी मांगनी पड़ी, गैलीलियो को माफी मांगनी पड़ी, सुकरात को जहर पीना पड़ा, भगत सिंह को फांसी पर टंगना पड़ा, महात्मा गांधी की आज तक आलोचना होती है, नेहरू जी की आज तक आलोचना होती है। जितने भी लोग देख लो आप, ब्रूनो को जिंदा जला दिया, और भी कितने सारे काम हुए, न्यूटन तक को माफी मांगनी पड़ी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए सोसाइटी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, परिणाम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ना, नियम बना करके देने ही पड़ेंगे। कुछ लोग होंगे जो रूल बना करके देंगे, भाई ये रूल है फॉलो करो। सब नहीं कर सकते, लोग नकल कर सकते हैं, कैसे किया है, अच्छा ऐसे करना है कि हाँ कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी लगा पाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये बहुत सारा सब कुछ हो गया। अब हम वापस नैतिकता पे लौट करके आते हैं। ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी आपकी, किस किसने दी, कैसे दी। इसीलिए जो है, हालांकि हर चीज की देखो, हर सिद्धांत की आलोचना होती है, हर सिद्धांत के कुछ अच्छे पक्ष भी होते हैं, कुछ बुरे पक्ष भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के चीजें होती हैं। तो अभी हम जो इसमें आगे हम देखेंगे कि कर्म जो है वो और कैसे होते हैं, हमारे जो कृत्य जिनको हम कहते हैं। हम कोई भी काम करते कैसे हैं ये बताइए। तो एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, STIMULAS या LUS, या स्टिमुलस या स्टिमुली भी इसको कह देते हैं, STIMULI स्टिमुली। इसको क्या कह देते हैं, उत्प्रेरक। जब कोई उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से किसी ने आपको गाली दे दी, तो वो क्या हो गया, आपका उत्प्रेरक हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब आप उसका रेस्पॉन्स कैसे करोगे, यानी कि प्रतिक्रिया, या आप इसको क्रिया भी कह सकते हो, प्रतिक्रिया या क्रिया भी कहो, कोई बात नहीं। तो आप जो भी करोगे वही क्या है, आपका रेस्पॉन्स है। अगर आप कुछ नहीं करते, केवल मन ही मन में सोच करके रह जाते हो, तो उत्प्रेरक से सबसे पहली चीज, जैसे आप बैठे बैठे हो, अचानक से किसी की याद आ गई, अचानक से किसी की क्या हो गई, याद हो गई, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो जब भी कोई उत्प्रेरक मिलेगा तो उससे क्या होगा, भावना आपके मन में कोई पैदा होगी, इमोशन कोई ना कोई पैदा होगा। उससे क्या आएगा, एक विचार पैदा होगा, और जब वो विचार आएगा, उस विचार के आने के बाद जो आप क्रिया करोगे या प्रतिक्रिया करोगे, वही आपका रेस्पॉन्स होगा। हर एक काम जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, पहले उत्प्रेरक को देख रहे हो, स्टिमुलस को देख रहे हो, स्टिमुलस को देख करके आपके मन में भावनाएं आ रही हैं, थॉट आ रहे हैं, फिर और थॉट के आने के बाद में आप क्या कर रहे हो, कोई ना कोई एक्शन कर रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई प्रतिक्रिया दे रहे हो, किसी प्रकार का रेस्पॉन्स कर रहे हो। तो इस तरीके से होता है। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होंगे जिनके लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे गर्म चीज पे, कांटे पे पैर रख गया तो तुरंत ही आप प्रतिक्रिया कर दोगे, तो वो तो कैसे हो गई, आपका काम हो गया। अभी हम काम भी देखेंगे कि ऐच्छिक अनैच्छिक कैसे कैसे होते हैं, तो अनैच्छिक हो गया, आपका बस में था ही नहीं, ऑटोमेटिक ही हो गया वो। तो जब भी आप प्राचीन किसी चीज को याद करोगे, कोई पिछली चीज को याद करोगे, तो इस प्रकार से आपके काम होगा। अच्छा ये बताइए कि केवल ये ना हो, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया ना हो, केवल यहीं तक वो रह जाए, तो क्या हम इसको, विचार को या भावना को हम नैतिक और अनैतिक की दृष्टि में रखेंगे, नैतिक अनैतिक कहेंगे? तो कोई विचार अपने आप में नैतिक है अनैतिक है तो वो हो सकता है, लेकिन हम उसको नैतिक जब हम आचरण में डालेंगे,
हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मनुष्य कैसा है, अनैतिक है। मान लो कोई व्यक्ति खूब सोचता है कि यार मैं पूरी दुनिया को मार दूंगा, मैं सबका मर्डर कर दूंगा, यार ऐसा है, मेरे यूट्यूब पे वीडियोज पे लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा, मैं दुनिया को मार दूं, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि बस पता नहीं कितनों को कत्ल कर दूं। जब तक मेरे मन में है ये सारी भावनाएं और किसी को भी कोई भी रत्ती भर भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं कर रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ना तो नैतिक होगा ना ही अनैतिक होगा। नैतिक और अनैतिकता की परिधि में क्या आएंगे, केवल और केवल रेस्पॉन्स आएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया ही आएंगे, आपके एक्शन ही आएंगे, थॉट्स या इमोशंस इसमें प्रोसेस में नहीं आएंगे। अच्छा, मान लो कि कोई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर दे कि भाई ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत गलत सोचता है, तो क्या सोचने पे काम हो सकता है? स्पेशल 26 मूवी देखी है आपने? तो उसमें जो मनोज वाजपेयी है वो क्या होता है, सीआईडी इंस्पेक्टर होता है, और जो अक्षय कुमार होता है वो नकली सीआईडी इंस्पेक्टर होता है, सीबीआई या सीडीआई जो भी है। तो वो किसी दुकान को लूटने वाले होते हैं, ज्वेलरी शॉप को, तो ज्वेलरी वाले के पास मनोज वाजपेयी जाता है कि वो कहता है कि यार वो लूटने का प्लान बना रहे हैं, तो वो कहता है कि तुम गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तो जवाब में क्या देता, जवाब देता है कि बेटा ऐसा है कि सोचने पे अपराध नहीं होता, सोचना अपराध नहीं है, करना अपराध है। समझ में आई बात? तो केवल और केवल रेस्पॉन्स को ही हम इसमें शामिल करेंगे, क्रिया और प्रतिक्रियाओं को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नैतिकता और अनैतिकता का फैसला हम किसके आधार पर करेंगे, क्रिया के आधार पर या फिर प्रतिक्रिया के आधार पर ही करेंगे, इसके अलावा और कोई वेश हम नहीं रखेंगे। चलिए, तो अब तक तो हम ये तो कंफर्म हो गया कि हम केवल कर्म को ही नैतिकता और अनैतिकता में रखेंगे, और किस प्रकार के मानव को कर्म में रखेंगे वो भी हमने देख लिया, एक सामान्य मानव होना चाहिए। अब कर्म भी कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कैसे कैसे कर्म हो सकते हैं? जैसे 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 ही कर्म होगा, जैसे ही एक्शन होगा, एक्शन होने के बाद ही ये प्रश्न उठेगा कि ये एक्शन जो है ये मोरल है कि इमोरल है। तो जो एक्शन समाज को लाभ पहुंचाते हैं वो हमारे कैसे हैं, नैतिक, और जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे कैसे होंगे, अनैतिक कार्य होंगे। जैसे किसी जानवर के लिए खाना खिलाना, पानी पिलाना नैतिक है, भूखे को रोटी खिलाना नैतिक है, प्यासे को पानी पिलाना नैतिक है। अच्छा, मुझे खुद को प्यास लग रही है, मैंने खुद ने पानी पी लिया, ये क्या है, नैतिक है कि अनैतिक है? मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना बनाया खा लिया, तो ये नैतिक है अनैतिक है? तो कुछ काम ऐसे होंगे जो ना नैतिकता की श्रेणी में आएंगे ना ही अनैतिकता की श्रेणी में आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, निर्नैतिक, नॉन मोरल, यानी कि निर्नैतिक, निर्नैतिक या नीति शून्य भी इनको कह सकते हैं। नॉन मोरल इनको हम कहेंगे, नीति शून्य काम भी कहेंगे। ऐसे काम जिनका सोसाइटी पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी हमने एक फिलोसोफर का नाम लिया था, किसका नाम लिया था, JSM। कौन, JSM से क्या होता है, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने कहा था कि जो कर्म, जो क्रिया, जो एक्शन स्वविषयक है, कैसा है, स्वविषयक, यानी कि केवल कर्ता पर ही जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो काम कैसा होगा आपका, नॉन मोरल होगा। उसको हम नैतिक और नैतिकता और अनैतिकता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। नैतिकता और अनैतिकता की दृष्टि में उसको रखेंगे जिसका प्रभाव कैसा हो रहा है, पर विषयक है। जो कैसा काम है, जो कैसा कर्म है, पर विषयक, यानी कि जिसका प्रभाव अन्य पे पड़ रहा है, दूसरों पे पड़ रहा है।
कर्ता के अलावा अन्य दूसरे लोगों पर भी जिसका असर पड़ रहा हो, उसको ही हम नैतिक और अनैतिकता की श्रेणी में रखेंगे। नीति जो ये जो कार्य होंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं, नीति शून्य जो काम होते हैं, इनको हम समाज तटस्थ भी कह देते हैं। तो जो हमारे समाज तटस्थ जो कार्य होंगे या समाज तटस्थ जो कृत्य होंगे, उन्हीं कृत्यों को हम क्या कह देते हैं, नीति शून्य या निर्णैतिक कृत्य कह देते हैं। जैसे कुछ कार्य हम किसके लिए करते हैं, स्वांत सुखाय, यानी कि अपने खुद की खुशी के लिए। जैसे नहाते समय गाना गाना, और भी बहुत सारे काम, जैसे कविता लिखना। जब तक आप कविता लिख रहे हो आप कैसे हो, निर्णैतिक हो, लेकिन जैसे ही आपने कविता सुनाई आप अनैतिक हो जाओगे। ठीक है, मतलब और कई सारे प्रकार के काम होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई डाउट? अब हमने ये तो देख लिया कि भाई काम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य जो भी काम कर रहा है क्या वो सारे अपनी मर्जी से करता है? जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, लेकिन मुझे छींक आ गई, मैंने खांस दिया, तो ये कैसे कर्म है? तो मनुष्य के जो कर्म होंगे, वो जो प्रत्येक जो एक्शन होता है ना, कर्म जो मनुष्य जो कर्म करता है, उनको 2 भागों में दोबारा से बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है ऐच्छिक, और दूसरे कैसे कौन से हो सकते हैं, अनैच्छिक। ऐच्छिक को क्या कहेंगे, वॉलंटियरी एक्शन, और इसको नॉन वॉलंटियरी एक्शन। ऐच्छिक कृत्य किनको होंगे, जिनमें मनुष्य की इच्छा शामिल है, इसमें मनुष्य की मर्जी शामिल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे खांसना, छींकना, गर्म चीज पे, कांटे पे पैर रख गया तो उसको हटा लेना, दर्द में चिल्लाना, आवाज निकल जाना, ये सारा सब कुछ। पर यहीं पे फिर फिलॉसफी का एक पेच फंस जाता है। क्या पेच फंस जाता है? वो ये है कि आपने कुछ लोग ये बात सुनी है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, जो भगवान चाहेगा वही होगा। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई साहब, आप तो किस खेत की मूली हो। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नियतिवादी। उनको हम क्या कहते हैं, नियतिवादी, डिटर्मिनिस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, नियतिवादी, डिटर्मिनिस्ट। नियतिवादी क्या कहते हैं कि मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता है ही नहीं, संकल्प की स्वाधीनता या संकल्प की स्वतंत्रता, यानी कि फ्री विल। नियतिवादी किस पे भरोसा करते हैं, मनुष्य फ्री विल है ही नहीं, मनुष्य के पास संकल्प की स्वतंत्रता है ही नहीं, मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ करता ही नहीं है, ये नियतिवादी कहते हैं। और इनमें प्रमुख विचारकों में जैसे सांख्य दर्शन का नाम लिया जा सकता है, कुछ हद तक गीता को हम कह सकते हैं। स्पिनोजा का नाम पश्चिम में सबसे प्रमुखता के साथ में लिया जा सकता है, SPI इतनी में लिख लेता हूं, स्पिनोजा। क्या है कि जगह की बचत हो जाती है, और तो कुछ नहीं। दूसरा, मुझे मीनिंग लिखने का से डर लगता है, एक दूसरा कारण ये भी है। तो स्पिनोजा क्या कहता है कि इच्छा एक भ्रम है, इच्छा नाम की चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, उसका ये कहना है। मनुष्य कुछ नहीं करता, जो भी है सब तार ऊपर से हिल रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, ऊपर वाले ने कहा है तो पढ़ा रहा हूं। आप भी ये वीडियो नहीं देख रहे, ऊपर वाले ने कहा है, कहीं से तार हिला है तो आप देख रहे हो। सब कठपुतलियां, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां बाबू मुशाए, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो उस ऐसा व्यक्ति कोई रहेगा तो उसको डिटर्मिनिस्ट कहेंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वाधीनता, फ्री विल। पर अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यदि हम फ्री विल मान करके चलेंगे कि हम ये कह देंगे कि यार जो भी कर रहा भगवान कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा हूं,
हम थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या समाज चल सकता है? क्या समाज नहीं चल पाएगा। कैसे चलेगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा समाज का चलना। कोई तो कह देगा कि भाई मैं थोड़ी मर्डर कर रहा हूं, भगवान करवा रहा है। रेपिस्ट जो लोग हैं वो भी ये कहेंगे भाई हमने थोड़ी किया, भगवान करवा रहा है। तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब संकल्प की स्वतंत्रता होने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। इच्छा के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं आपके पास। क्या होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भाई शरीर से भी तो स्वस्थ होने चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि भाई शरीर से पूरा बिस्तर में पड़े हुए हो। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हो गई। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बाद में और क्या आता है? आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अब मान लो ऑप्शन ही कुछ नहीं है तो आप कैसे कहते हो कि भाई मैंने मर्जी से किया, यही करना था, दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ऑप्शन होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही विकल्प है, एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। और इसके अलावा क्या होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ चूज, फ्रीडम ऑफ चूजिंग, यानी कि चुनने की, चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता। किसी के पास चयन की स्वतंत्रता ही नहीं है। किसी का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए और उसके पास चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विकल्प तो 2 हैं लेकिन उसको आजादी नहीं है चुनने की, उससे कह दिया गया भाई यही करना है। जैसे फिल्मों में नहीं है, सर पे ये रख करके कहते हैं कि भाई ये काम सॉरी 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 तो ये कैसा कर्म है मेरा, अभी जो छींक आई, ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? अनैच्छिक है। तो ये नैतिक होगा, अनैतिक होगा कि निर्नैतिक होगा? तो ये निर्नैतिक होगा। प्रत्येक अनैच्छिक काम कैसा होगा? निर्नैतिक होगा। प्रत्येक अनैच्छिक काम कैसा होगा? नॉन मोरल, निर्नैतिक या नीति शून्य होगा। नैतिकता केवल इन्हीं पे लागू होगी जो जहां पे इच्छा है, आपकी फ्री विल जहां पे शामिल है, चयन की स्वतंत्रता जहां पे है, विकल्प हैं आपके। स्पिनोजा बहुत कठोर नियतिवादी था, है ना। चलिए, अनैच्छिक कृत्यों में क्या मनुष्य का नियंत्रण होता है? नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। खांसना है, छींकना है, दर्द में चिल्लाना है। इसके अलावा मान लो किसी को धोखे से नशा करवा दिया गया, तो उस समय जो भी वो कर्म करेगा तो वो ऐच्छिक माना जाएगा कि अनैच्छिक माना जाएगा? तो धोखे से यदि किसी को नशा कर दिया जाए, ये पता चल जाए, तो वो कैसा माना जाएगा? अनैच्छिक माना जाएगा। कोई नींद में चलता है तो ये भी कैसा माना जाएगा? अनैच्छिक माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी काम है वो सब कैसे माने जाएंगे? दो माने जाएंगे, कैसे? अनैच्छिक माने जाएंगे। ठीक है, तो ये अनैच्छिक मिटा दूं अब मैं, क्योंकि अनैच्छिक तो सारे काम कैसे हो गए? निर्णैतिक, नीति शून्य हो गए। जब नीति शून्य हो गए तो ये हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। हम तो केवल ये देख रहे हैं कि कौन कौन से काम जो है वो हमारे ऐच्छिक, नैतिक और अनैतिक हो सकते हैं। अब जो हमारे ऐच्छिक जो काम है, ये कर्म है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऐच्छिक कर्म जो है वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो ये प्रकार ये है कि नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। निर्नैतिक में यहां पे लिख देता हूं ना, नॉन मोरल। ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये प्रकार हो गए, लेकिन वैसे भी ऐच्छिक के 2 प्रकार और होते हैं। 2 प्रकार और होते हैं। कैसा है कि भाई एक काम तो मनुष्य का कैसा होता है? सायास होता है। मैं बताऊंगा अभी सायास क्या होता है, सायास कर्म या सायास कृत्य। एक होता है आदतन, या सायास की जगह इसको क्या कह देते हैं? सचेतन भी कह सकते हो। क्या हम कह सकते हैं इसको? सचेतन भी कह देते हैं। सचेतन का मतलब कॉन्शियस वॉलंटियरी एक्ट।
कॉन्शियस वॉलेंटरी एक्ट, और इसको हैबिचुअल एक्ट। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, पान खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, तो ये आदत किस में आएगी? तो आदतन कर्म हो गए। एक होते हैं कौन से आपके सचेतन कर्म, सायास कृत्य, कॉन्शियस वॉलेंटरी एक्ट। तो कॉन्शियस वॉलेंटरी एक्ट जो है ये भी नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक हो सकते हैं, और आदतन कर्म भी आपके नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो सायास कृत्य या सचेतन कृत्य कौन कौन से होंगे, किनको हम सचेतन कृत्य कहेंगे? तो ये भी तीनों प्रकार के ये हो सकते हैं, जो अपनी मर्जी से कर रहा है, यही ऐच्छिक कर्म ही है, ये सेम ही है, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। और यहां पे भी हम संदर्भ परिस्थिति देखेंगे ही देखेंगे। अब हम देख लेते हैं आदतन, देख लेते हैं आदतन। यहां भी बहुत सारी चीजें लागू होंगी, लेकिन जैसे आदत है, किसी में आदत है सोते कुत्ते में लात मार देते हैं, आदत है। किसी की आदत है कि भाई पहली रोटी गाय को, जैसे बचपन में होता है ना, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। तो ऐसे, तो जो आदत से जो बने हुए हैं वो काम हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नैतिक और अनैतिक कहते हैं। जैसे, पर यहां भी तीनों प्रकार के काम आ जाएंगे। जैसे सिगरेट पीना है, तो सिगरेट पीना नैतिक है, अनैतिक है? तो किसमें आएगा वो? अनैतिक में आएगा, क्योंकि वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे बहुत कम मात्रा में पहुंचा रहा है, लेकिन पहुंचा रहा है। आप स्वयं को नुकसान पहुंचा करके भी समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस प्रकार से ये भी क्या आ जाएगा? अनैतिक में आ जाएगा। तो इसमें भी तीनों प्रकार के आ जाएंगे। क्लियर है? दोबारा से देख लो, मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। हालांकि दर्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिटर्मिनिस्ट हैं, नियतिवादी हैं, जिनमें कि स्पिनोजा का नाम लिया जा सकता है, थॉमस हॉब्स का नाम लिया जा सकता है, जो ये मानते हैं कि मनुष्य के पास फ्री विल है ही नहीं, मनुष्य कुछ भी नहीं करता, भाई वो तो कठपुतली है, तार ऊपर से उड़े हैं, हम सब तो रंगमूच की कठपुतलियां हैं, बाबू मोशाय, वो वाली भावना है। जो ऐच्छिक कृत्य जो रहेंगे वो पूरे सोच समझ करके किए जाते हैं, पूरी होशो हवास में किए जाते हैं, और पूरी इच्छा से किए जाते हैं। जितने भी अनैच्छिक कृत्य रहेंगे, सारे के सारे अनैच्छिक कृत्य जो है हमारे निर्नैतिक होते हैं। प्रत्येक अनैच्छिक कृत्य हमारा क्या होगा? निर्नैतिक होगा। जैसे कि हमारे आईपीसी में प्रावधान है कि 7 साल से छोटे बच्चे को सजा नहीं हो सकती, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना कर दे, उसको क्या नहीं होगी? सजा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आईपीसी में क्या आता है? गैर इरादतन, एक शब्द आता है, गैर इरादतन हत्या। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो मोटिव देखते हैं। और अपराधी को पकड़ना हो तो सबसे पहले ये देखते हैं, जिन पे भी शक होता है कि इनमें से किसके पास मोटिव था, किनके पास वजह थी। तो गैर इरादतन, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक तो आपने इरादे से किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो आपको बहुत लंबी सजा होगी, लेकिन गैर इरादतन कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सजा होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि कोर्ट मानता है कि ये कैसा हो गया? अनैच्छिक है, उसकी इरादा था नहीं करने का। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मन था नहीं देर करने का, लेकिन हो गया। ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो गया। जैसे कहते ना, प्यार होता ना, प्यार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो जाता है। तो मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो ऐसी बात है। तो ये तो कैसा हो जाएगा? अनैच्छिक हो जाएगा। और अनैच्छिक कृत्य कैसे हो जाएंगे? सभी के सभी निर्नैतिक हो जाएंगे। मैंने आपको वो भी बता दिया कि कोई व्यक्ति ने नशे की हालत में कोई काम किया है, लेकिन यदि ये साबित हो जाए कि उसको नशा धोखे से खिलाया गया था और फिर उसने नशे की सिचुएशन में उसने कुछ कृत्य हो गया, तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे? गैर इरादतन मानेंगे। उसके लिए सजा तो होगी, लेकिन कम होगी। कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई, नींद में चलने की वजह से कोई दुर्घटना हो गई, या फिर मैं वो बता ही दिया मैंने, एक होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? कांटा लगने पर
पैर हटा लेना, गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो उसको हटा लेना, तो वो सारी हमारे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, ऐच्छिक क्रिया मैंने आपको बताई थी। ऐच्छिक कृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सायास कृत्य या सचेतन कृत्य, जिनको कहते हैं कॉन्शियस वॉलंटरी एक्ट। दूसरे होते थे आदतन, जिनको कह देते हैं हैबिचुअल एक्ट। ये दोनों ही तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ये दोनों ही तीनों प्रकार के। सायास कृत्य या सचेतन जो कृत्य हैं, ये भी नैतिक भी हो सकते हैं, अनैतिक भी हो सकते हैं और निर्नैतिक भी हो सकते हैं। आदतन कर्म नैतिक भी हो सकते हैं, नैतिक भी हो सकते हैं और निर्नैतिक भी हो सकते हैं। हमेशा चाय परिस्थिति, जैसे चाय पीना निर्नैतिक है, सिगरेट पीना अनैतिक है, किसी को चोट पहुंचाना अनैतिक है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यदि आपको कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? तो नैतिकता की परिधि में, नैतिकता की परिधि अत्यंत निश्चित है। क्या लिखेंगे हम, या कैसे कह सकते हैं कि नैतिकता की जो परिधि है वो फिक्स है एकदम, नैतिकता की परिधि फिक्स है एकदम, एकदम निश्चित है। और इसमें ऐच्छिक कर्म ही आते हैं, अनैच्छिक कर्म इसमें नहीं आते हैं। इसमें हमारे सभी कृत्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें केवल वो कृत्य शामिल होंगे जो हमने पूरे होशो हवास में किए हैं और जिनका समाज पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, केवल उन्हीं को नैतिकता की परिधि में शामिल करेंगे। और जॉन स्टुअर्ट मिल वाली बात मैंने आपको बताई दी, जिनका असर केवल कर्तव्य है, स्व विषयक है, उनको निर्णैतिक मानेंगे, और जिनका असर समाज पर पड़ रहा है, पर विषयक है, उनको हम क्या मानेंगे? नैतिक अनैतिक मानेंगे। नैतिकता का मूल संबंध किससे है? कृत्यों से है, कामों से, आपके एक्शन से, आपकी थॉट से नहीं है, आपकी इमोशन से नहीं है। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे? नैतिक या अनैतिक नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? मैंने आपको कई बार ये बात बता दी, सचेतन अचेतन, ये ठीक है, फ्री विल वगैरह, ये सारी बात बता दी मैंने आपको। अब मैं आपको केवल आचरण बता देता हूं जो बचा हुआ है, कि आचरण क्या चीज है। इतनी देर से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्ट क्या है? एक टॉपिक हमारा कंडक्ट था, तब से एक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो कंडक्ट क्या है? आपका दिमाग खराब हो गया होगा ना, कि तब से तो साला एक्शन किए जा रहा है। टॉपिक था हमारा कंडक्ट। तो एक्शन बताया, एक्शन समझाया है, ताकि एक्शन समझने के बाद में आप क्या समझ सको? कंडक्ट समझ सको कि कंडक्ट क्या होता है, आचरण क्या हो सकता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, या पहली बात तो यही है कि कृत्यों की बारंबारता, कृत्यों की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शंस, कृत्यों की बारंबारता ही क्या कहलाती है? आचरण कहलाती है। इसके अलावा और क्या होता है आचरण? कोई व्यक्ति आमतौर पर किस प्रकार के कृत्यों का चयन करता है, वही उसका आचरण है। कोई व्यक्ति आमतौर पर किस प्रकार के कृत्यों का चयन करता है, वही उसका आचरण है। यानी कि कृत्यों का चयन ही आचरण है। कृत्यों का चयन ही क्या है? आपका आचरण है, कंडक्ट है। और आचरण में और किस किस चीज को जो है वो हम शामिल कर सकते हैं? मनुष्य का आचरण कृत्यों का समूह है। मनुष्य का आचरण उन कृत्यों का समूह है जिनके आधार पर हमारी नैतिकता या अनैतिकता तय होती है। आचरण में निर्नैतिक कृत्य शामिल नहीं होते हैं। आचरण में क्या शामिल नहीं होता? निर्नैतिक कृत्य जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। आचरण में क्या शामिल नहीं होता? निर्नैतिक कृत्य नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कृत्यों की बारंबारता करता है, कृत्यों का चयन करता है, तो कोई भी व्यक्ति आमतौर पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार के कृत्यों का चयन करेगा, यही उसका क्या बन जाता है? कैरेक्टर बन जाता है। यही उसका क्या बन जाता है? चरित्र बन जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, कैसे पता लगेगा? वो किन्हीं विशेष किन परिस्थितियों में किस प्रकार के कृत्यों का चयन करता है,
कौन से एक्शंस वो ज्यादातर करता है, कौन कौन से कृत्यों की बारंबारता उसमें होती है, वही अक्सर करके उसका क्या बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है। तो आचरण समझ में आया, आचरण क्या है हमारा। लेकिन आचरण समझने से पहले हमें कृत्य समझने पड़ते हैं कि कृत्य क्या होते हैं। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था, दोबारा से मैं बता देता हूं। तो कृत्यों की बारंबारता है, कृत्यों का चयन ही है ना। कृत्य हमारे कैसे होते हैं, एक होते हैं हमारे ऐच्छिक वॉलेंटरी, दूसरे होते हैं नॉन वॉलेंटरी। जो वॉलेंटरी जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, एक तो कॉन्शियस वॉलेंटरी एक्शन रहेंगे, दूसरा हैबिचुअल वॉलेंटरी एक्शन रहेंगे। और ये तीन कर्म ही हमारे कैसे माने जाएंगे, मोरल, इमोरल या नॉन मोरल रहेंगे। तो यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, किसी प्रकार का शक हो, कोई इस पे आचरण पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कृत्यों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके क्या, नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स को ही क्या कह देते हैं, प्रतिमान कह देते हैं। प्रतिमान क्या है हमारे, पैर छूना प्रतिमान है। पैर छूना कोई क्या कह देंगे हमारा कि इसका आचरण कैसा है, कि सम्मानजनक है, ये लोगों को सम्मान देता है। तो नॉर्म्स यानी कि पैर छूने का नॉर्म्स कैसे बन गया, ऐसे नमस्ते करने का नॉर्म्स कैसे बन गया, हाथ मिलाने का नॉर्म्स कैसे बन गया। तो ये जो एक्शन है, जिनको कुछ एक्शंस को हम क्या कह देते हैं, नॉर्म्स भी कह देते हैं। तो ये नॉर्म्स क्या है, कि किसी भी मूल्य को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो नॉर्म्स है। और ये नॉर्म्स कैसे बनती है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर किसी भी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, नैतिकता का निर्धारण कैसे होता है, वो हम देख लेंगे। और एक आध कोई छोटा मोटा और टॉपिक बचेगा तो वो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज और क्वेश्चन एंड आंसर्स हम देखेंगे। एक दिन पूरा खाका लगाएंगे और बैठेंगे और पूरा खाका बनाएंगे, केस स्टडीज कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस टॉपिक नंबर 1 से, और यहाँ से क्वेश्चन आंसर यदि आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई प्रश्न हो तो पूछ जरूर लेना, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कोई प्रश्न है वो पूछिए, और कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का एथिक्स से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, कुछ भी प्रकार का सवाल जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए भाई। और तो बस इतना ही है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रतिमानों के साथ में, नॉर्म्स के साथ में मिलते हैं कि नॉर्म्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में समाज में नैतिकता का या नैतिक मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।